हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने ग्रुप डी पीवाई की क्वेश्चन के सेट 8 में की। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। जी हाँ दोस्तों, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपके CO2, SO2, Al2O3 और CaO में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। ध्यान में रखिएगा कि इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया है। आप कहेंगे सर क्या बताए थे पीछे के वीडियो में? मैंने आपको बताया था सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में कि ये वैसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे और भस्म के साथ भी अभिक्रिया करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड या हिंदी में उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड या हिंदी में उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः जो आपके एग्ज़ाम में आपको ऑक्साइड देखने को मिलते हैं जो कि एम्फोटेरिक होते हैं, वो या तो आपको एल्युमिनियम का ऑक्साइड देखने को मिलता है या फिर जिंक का ऑक्साइड आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आप क्या कहेंगे सर कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं सर कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों ही क्या है सर? तो ये दोनों ही आपके उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या सर एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड ही उभयधर्मी होते हैं? नहीं सर, आपका जो टीन है इसका जो ऑक्साइड होता है वो भी क्या होता है सर? उभयधर्मी होता है, यानी कि एम्फोटेरिक होता है। आपके पास जो शीशा है जिसको आप क्या कहते हो सर? इंग्लिश में आप कहते हो सर लेड। क्या कहते हो? लेड। और शीशा के लिए आप सिंबल लिखते हो Pb। तो ये जो आपका लेड है सर, ये भी जब अपना ऑक्साइड बनाता है तो लेड ऑक्साइड की भी नेचर होती है कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। मतलब कि लेड ऑक्साइड भी आपका क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन 3 में किसका जिक्र किया हुआ है सर? एल्युमिनियम ऑक्साइड की। और मैंने आपको एग्जाम्पल में ही बताया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड ये सब के सब क्या हैं सर? उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। आप सबों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि सर ये ऑक्साइड कब बनता है? ये ऑक्साइड कब बनता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब कोई तत्व किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इस अभिक्रिया के बाद जो आपका प्रोडक्ट आता है वही क्या होता है? आपका उस तत्व का ऑक्साइड कहलाता है। उस तत्व का क्या कहलाता है सर? ऑक्साइड कहलाता है। तो जहाँ कहीं भी आपको ऑक्साइड लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि उसके एक कंपोनेंटल एलिमेंट में से ऑक्सीजन भी क्या होगा सर? बहुत ही प्रमुखता से उसमें उपस्थित होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आप लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि सर आपने बोला एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, दैट्स ऑल आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये सब के सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं बिकॉज दे आर रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए हैं। तो आप ये बताओ कि एल्युमिनियम को क्या बोलेंगे, जिंक को क्या बोलेंगे, टीन को क्या बोलेंगे, लेड को क्या बोलेंगे? क्या इसको हम लोग किसी और नाम से जान सकते हैं? ऑब्वियसली सर, इसको हम लोग किसी और नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग उभयधर्मी तत्व बोलते हैं। आपके एग्जाम में ये चीज़ भी पूछा जाता है, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। एल्युमिनियम, जिंक, टीन, लेड, शीशा, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयधर्मी तत्व बोलते हैं। एम्फोटेरिक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में? एम्फोटेरिक एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसके जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति होती है एसिड के साथ भी रिएक्ट करने की और बेस के साथ भी रिएक्ट करने की। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। एक और ख़ास बात है आपके ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी कहेंगे बहुत ज़्यादा परिचित हैं, लेकिन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम लोग ये कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मनन।
तो ये वैश्विक उष्मनन जो है वो किसके चलते उत्पन्न हो रहा है? तो आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के इंक्रीज होने के चलते, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी के चलते क्या हो रहा है सर? ग्लोबल वार्मिंग की घटना हो रही है, वैश्विक उष्मनन की घटना हो रही है। तो ये भी आपका एक खास बात हो जाता है आपके इस क्वेश्चन के लिए, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सा सवाल और बहुत ही शानदार सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है वेग, द्रव्यमान, गति, भार। क्या होगा इसका आंसर? आपको बताना है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो आप कहेंगे सर पूछा जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का यानी कि किसी वस्तु का डैश नियत रहता है, डैश नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। आपके ऑप्शन में क्या सब दिया हुआ है सर? तो वेग दिया हुआ है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका मास दिया हुआ है जिसको हम लोग हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं सर, और तीसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है गति, और चौथा आपका ऑप्शन दिया हुआ है भार। इसमें से क्या कांस्टेंट रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, आपको ये बताना है। आप सभी कहेंगे कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है सर? हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें स्थान परिवर्तन होने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठाएंगे कि सर क्यों द्रव्यमान क्यों स्वतंत्र होता है, ये क्यों नहीं बदलता है? तो सिंपल में जब हम लोग किसी वस्तु के द्रव्यमान की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि किसी वस्तु में जो टोटल कण होते हैं, तो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उस वस्तु में उपस्थित टोटल कण का क्या होता है सर? परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जब हम लोग किसी वस्तु के भार की बात करते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग सर? तो जिस वस्तु की भार की बात कर रहे हैं उस वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, उस वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, कौन सा त्वरण सर? गुरुत्वीय त्वरण। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? भार कहते हैं, और हम लोग लिखते हैं W = mg। यही ना फार्मूला होता है। जनरली जब हम लोग द्रव्यमान की चर्चा करते हैं तो भार तो अपने आप याद आ जाता है, ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। इसका डिस्कशन कर लेना थोड़ा सा ज़रूरी है। आप सभी कहेंगे कि सर चलो भार तो हम समझ रहे हैं पहले से, लेकिन ये बताओ कि भार में क्यों परिवर्तन होता है, जबकि भार तो वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो मेरे भाई ध्यान में रखना कि भार में परिवर्तन बस इसलिए होता है क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू आप G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रटते रहते हो, ये सिर्फ पृथ्वी पर है, ये सिर्फ पृथ्वी पर है। लेकिन आप जैसे ही चंद्रमा पे जाओगे, मून पे जाओगे, तो जो मून की ग्रेविटी होती है सर, जो मून की गुरुत्वीय त्वरण होती है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु का जो भार होता है चंद्रमा पर, वो पृथ्वी के भार का क्या होता है? 1/6 होता है। पृथ्वी के भार का क्या होता है सर? 1/6। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं सर कि चूंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम है इसीलिए वस्तु का भार क्या होगा सर? कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। जबकि किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होने के चलते क्या होता चला जाएगा सर? बदलते चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन परऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, और चौथा ऑप्शन है आपका अमोनिया। आपसे पूछा जा रहा है कि इन सब में से कौन सा जो है वो यौगिक नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसका तो फार्मूला दिया ही नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो इन सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे मित्र आप सबों के पास कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला का भी मेमोरी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कोशिश करेंगे कि आपको जहाँ कहीं भी कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है वो मिले, उसको याद करने का आप कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा यौगिक नहीं है। आपके ऑप्शन 1 में दिया हुआ है नाइट्रोजन परऑक्साइड, तो इसका फार्मूला याद रखेंगे N2O4 होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो यौगिक है,
क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक निश्चित अनुपात में मिला होगा, तभी नाइट्रोजन परऑक्साइड बना होगा। ऑब्वियसली सर यही बात सही है। तो ये आपका एक कंपाउंड है। तो चलिए कंपाउंड के लिए हम यहाँ पे सी लिख देते हैं। कंपाउंड का मतलब यौगिक होता है, एलिमेंट का मतलब तत्व होता है, मिक्सर का मतलब मिश्रण होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपके ऑप्शन 2 में है पानी। तो आप सभी को मालूम है कि H2O पानी क्या है, तो आप कहेंगे सर यौगिक है। तो यहाँ पे मैंने कंपाउंड के लिए सी लिख दिया सर। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार के विचार से किस अनुपात में मिले हुए होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1:8 के रेशियो में मिले होते हैं। याद रख लीजिएगा, इसको मजाक में मत ले लीजिएगा, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। क्या कि आपके पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार के विचार से किस अनुपात में रहते हैं, तो आप कहेंगे सर भार के विचार से 1:8 के रेशियो में रहते हैं। किस रेशियो में रहते हैं? 1:8 के रेशियो में रहते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में आयतन के विचार से किस अनुपात में होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन कै गो है, तो आप कहिएगा सर 2 गो। ऑक्सीजन कै गो है सर, तो 1 गो, तो 2:1। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार के विचार से 1:8 में होते हैं और आयतन के विचार से 2:1 के रेशियो में होते हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। तीसरे ऑप्शन में है आपका क्लोरीन। तो आप सभी को मालूम है कि Cl। आप कहेंगे सर ये तो क्लोरीन का परमाणु है, मतलब कि ये तो सर तत्व है। ये क्या है सर? तत्व है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है, तो क्लोरीन आपका तत्व है, यौगिक नहीं है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि सर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप कहेंगे कि सर अगला ऑप्शन आप छोड़ ही दिए, 4 ऑप्शन में अमोनिया था। तो अमोनिया के लिए क्या फार्मूला होता है? तो भाई याद रखना NH3। क्या? NH3 किसके लिए? अमोनिया के लिए। ध्यान में रखिएगा, यहाँ भी आपको फंसा लिया जाएगा। कैसे? तो आपसे पूछ देगा अमोनियम, तब आप क्या कहिएगा? आपको लगेगा अच्छा अमोनिया का भाई अमोनियम है का ना। देखिए अमोनियम में फार्मूला बदल जाता है। NH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनियम बोलते हैं। और NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं सर? अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। आपका ऑप्शन है स्थूल कोण उत्तक, दूसरा ऑप्शन है विभोज्योतक उत्तक, तीसरा ऑप्शन है मृदु उत्तक और चौथा ऑप्शन है आपका दृढ़ उत्तक। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कोशिका विभाजन में सक्षम है, यानी कि सेल डिवीज़न में सक्षम है। आप में से बहुत सारे मित्र तो स्थूल कोण और विभोज्योतक को ही नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये क्या होता है। तो पहले एक बार समझते हैं, फिर आंसर की बात करेंगे। तो चलिए पहले ऑप्शन से हम लोग डील करते हैं। पहले आपके ऑप्शन में दिया हुआ है स्थूल कोण। ऑप्शन वाइज ही चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। पहला आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? स्थूल कोण। दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है विभोज्योतक, विभोज्योतक उत्तक। तीसरा आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है सर? तो मृदु तक दिया हुआ है। ये भी आपका एक उत्तक ही होता है, मृदुतक उत्तक। और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है सर दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। ध्यान में रखिएगा कि स्थूल कोण को हम लोग इंग्लिश में कोलेनकाइमा कहते हैं। स्थूल कोण को हम लोग क्या कहते हैं सर? कोलेनकाइमा टिश्यू कहते हैं। विभोज्योतक उत्तक को हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। कौन सा उत्तक कहते हैं सर? मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। और जो आपका मृदुतक है सर, इसको हम लोग पेरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेनकाइमा कहते हैं। और जो आपका ये दृढ़ उत्तक है सर, इसको हम लोग एस्केलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केलेनकाइमा। मेरे मित्र आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जितना भी आपको उत्तक यहाँ पे दिख रहा है, ये सब के सब कौन से उत्तक हैं? तो मेरे भाई ये सब के सब पादप उत्तक हैं, यानी कि प्लांट टिश्यू हैं। ये कौन सा उत्तक है? प्लांट टिश्यू है। और आप सबों को पता होना चाहिए कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं, पादप उत्तक होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं।
पहला कौन सा होता है? पहला होता है विभोज्योतक उत्तक, विभोज्योतक उत्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। और दूसरा जो आपका उत्तक होता है सर, दूसरा उत्तक होता है आपका अस्थाई उत्तक, जिसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि आपके जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। पहला होता है विभोज्योतक उत्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, और दूसरा होता है आपका अस्थाई उत्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका विभोज्योतक उत्तक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ये पादप के कोशिकाओं में वृद्धि के लिए, उसके टूट फूट में हुई जो कोशिकाएं खराब हो जाती है, पादप कोशिका की जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, उन सब को ठीक ठाक करने के लिए कौन सा उत्तक कारगर होती है? तो सर विभोज्योतक उत्तक, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होती है? कारगर होती है। तो आप कहेंगे कि सर व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू? मेरिस्मेटिक टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? तो मेरे मित्र सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होती है, इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। दैट्स व्हाई दे आर ऑर्गेनाइज और दे आर रिप्रोड्यूस अ नंबर ऑफ न्यू डॉटर सेल, जिसके चलते ये क्या करता है सर? बहुत सारा न्यू संतति कोशिका को जन्म देता है। मतलब ये हुआ, आप कहेंगे कि सर प्लांट टिश्यू के जो टाइप हैं, विभोज्योतक उत्तक, मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, जिसके चलते बहुत सारे सेल बनते हैं, बहुत सारी नई कोशिकाएं बनती है, और वो नई कोशिकाएं प्लांट के जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है या प्लांट का जो नवीनतम अंग होता है, उसको बढ़ने में, उसके विकास में सहायक होता है। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो अस्थाई उत्तक होते हैं, तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू में वृद्धि होने के उपरांत बनते हैं, और जब ये अस्थाई में बदल जाते हैं तो इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता क्या होती है? खत्म हो जाती है। इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता क्या होती है सर? खत्म हो जाती है। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट के दो टिश्यू हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मेरिस्मेटिक टिश्यू में ही क्या होती है सर? कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, सेल डिवीजन की क्या होती है? क्षमता होती है, जबकि परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन की क्षमता नहीं होती है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आप कहेंगे कि क्या सर मेरिस्मेटिक टिश्यू के भी टाइप होते हैं? जी हाँ सर, मेरिस्मेटिक टिश्यू भी 3 टाइप के होते हैं, और वो भी प्लांट के पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट रहते हैं। दैट्स आर नॉन एज एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं, लेटरल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। और आपका जो परमानेंट टिश्यू है, ये होते हैं 2 टाइप के। ये कितने टाइप के होते हैं सर? 2 टाइप के। मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 टाइप के, परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के? तो सर ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है सर सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप। सिंपल परमानेंट टिश्यू का आपके ऑप्शन में एग्जाम्पल दिया हुआ है कोलेनकाइमा, जिसमें सेल डिवीजन नहीं होगी। मेरिस्मेटिक सर अभी तो आपको बताएं कि इसमें सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। और आपका जो पेरेनकाइमा है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसमें भी कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि अस्थायी उत्तक जो भी होंगे उसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होगी। एस्केलेनकाइमा ये भी क्या है सर? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सो इसमें भी कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा, ये तीनों क्या हैं? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। मेरे मित्र आप सभी के माइंड में चल रहा होगा, जब इतना बताइए दिए तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं सर? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है? आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, जटिल अस्थाई उत्तक हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और अब आप क्या कहेंगे कि सर तब तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान सा सवाल, मैंने आपको कई बार बताया है, आप जानते भी होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 होल 3 के नाम से जाना जाता है? बताइए, इस सूत्र का नाम आप सबों को ना याद है? आप कहेंगे सर एल्यूमिनियम सल्फेट। जी हाँ, क्या कहेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट। आप खुद बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि सर 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कोई आपका रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना है? 12 ओम है। कितना है सर? 12 ओम। और कहा जा रहा है कि इस 12 ओम के प्रतिरोध से 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा जा रही है। इससे 1 एम्पियर की क्या जा रही है सर? स्थिर विद्युत धारा जा रही है। कितना देर तक जा रही है सर? तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि कोई प्रतिरोध है जो कितना है सर? 12 ओम का प्रतिरोध है, और इस 12 ओम के प्रतिरोध से 1 एम्पियर की विद्युत धारा अगर 1 मिनट तक प्रवाहित हो, 1 मिनट तक प्रवाहित हो, तो इस प्रतिरोध से कितना आवेश गुजरेगा? आपसे ये चीज़ पूछा जा रहा है। आपसे ये चीज़ पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई 12 ओम का प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, उससे 1 एम्पियर का स्थिर विद्युत धारा जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टेट वाला करंट जा रहा है सर। तब पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में इस प्रतिरोध से कितना आवेश की प्रवाह होगी। आप कहेंगे सर आवेश की प्रवाह क्यों पूछ रहा है? तो मेरे भाई आप यही ना कहते हो कि सर आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कहते हैं। तो आप फॉर्मूला क्या लिखते हो मेरे मित्र? I = Q/T। जहाँ Q क्या है तो आप कहेंगे सर आवेश है, T क्या है? समय है। बताओ, फार्मूला ढूंढने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको ना निकल जाएगा कि अरे सर ये है वाला फार्मूला में तो यहाँ बैठा देंगे सारा चीज़ तो आ जाएगा आंसर। बिल्कुल आ जाएगा। आपसे आवेश पूछा जा रहा है तो चलिए, आपको पता है कि I = Q/T होता है, तो Q क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर IT हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। कितना देर तक? तो भाई 1 मिनट तक। तो ये 1 मिनट का हम लोग क्या करेंगे? यूनिट चेंज करेंगे, ऐसा यूनिट में लाएंगे। तो आप कहिएगा सर ये 1 मिनट 60 सेकेंड हो गया। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धारा 1 एम्पियर और टाइम आपका 60 सेकेंड, मतलब कि 60 कूलम। जी हाँ सर, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए, ये सब क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक पकड़ मालूम है, जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में, तो बड़े ही आराम से आप करते हैं, बशर्ते कि आपको उस टॉपिक का, उस लेसन का थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान सा सवाल, कई बार आप लोग बनाए होंगे। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि फूल के नर प्रजनन भाग को डैश कहा जाता है। आप सभी कहेंगे सर पुंकेसर कहा जाता है। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी होंगे, कहेंगे बतेबे नहीं किया, सीधे लिख दिए पुंकेसर। तो मान लीजिए कि ये आपका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं। ये आपका कोई फ्लावर है सर, ठीक है। तो इस फ्लावर से ये कुछ आपको इस तरह का दिखता है सर, दिखता है कि नहीं? जो फ्लावरिंग प्लांट होता है सर, तो फ्लावरिंग प्लांट का जो ये वाला पार्ट होता है ना सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, जिसको सर इंग्लिश में एस्टेमेन बोलते हैं। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टेमेन बोलते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या होते हैं सर? तो यहाँ पे परागकण होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं सर? परागकण। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग परागकोश बोलते हैं। परागकोश यानी कि जहाँ पे परागकण रहता है उसको हम लोग परागकोश बोलते हैं। जिस डंठल के साथ वो परागकोश जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग पुंकेसर, एस्टेमेन कहते हैं सर। और यही फूल का क्या होता है कि नर पार्ट होता है या नर प्रजनन भाग होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सर, ये हरा हरा टाइप से रहता है पत्ता में, इसको हम लोग बाह्य दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। ये जो आप यहाँ पे परागकण देख रहे हैं, यही परागकण जब मादा प्रजनन भाग पे किसी भी तरीके से उड़ के या स्वतः आ जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं सर? परागण बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन।
और हाँ, एक और ख़ास बात ध्यान में रखिएगा कि फूल का जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडब बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अंडब बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। देखिए हम कह देंगे यहाँ पे कि सर 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो आपको ये चीज़ न याद रहेगा, ये चीज़ न याद रहेगा कि एक पिको इक्वल टू इतना ही होता है। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर तभी याद कैसे रहेगा। तो आजकल हम लोग बहुत अपना सेल्फी लेते रहते हैं। सेल्फी लेते लेते जब 2-4 दोस्त एक साथ सेल्फी लेते हैं तो उसमें से किसी का अच्छा आ जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, तेरा पिक बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं, तेरा पिक बहुत अच्छा है। ये आपको लाइन याद रखना है, तेरा पिक बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है के बदला आप खराबो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छा खराब से यहाँ पे लेना देना नहीं है। दो बात हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे, एक तेरा और एक पिक। तो तेरा से आप क्या याद रखेंगे, टेरा। क्या याद रखेंगे, टेरा। ये पिक से आप क्या याद रखेंगे, पिक को याद रखेंगे। आप कहेंगे दोनों में फ़र्क क्या है। तो तेरा पहले आया है इसीलिए हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो 10⁻12 आपको कहीं भी दिखे तो समझ जाना टेरा है। क्या है सर, टेरा। और 10⁻−12 पहले दिखे तो आप क्या समझ जाना सर कि ये पिको है। क्या है, ये पिको है। तो बस आपको ये ट्रिक याद रखना है, तेरा पिक बहुत अच्छा है। तो ऐसे बोलचाल के भाषा में हम लोग पढ़ते रहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो जो पहले आ गया उसको पॉजिटिव ले लिए। तो 10⁻12 तो आपको ये चीज़ भी याद रह जाएगा, टेरा। ठीक है। और यहाँ पे 10⁻−12 पिक को बाद में लिखे तो पहले हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं फिर निगेटिव बोलते हैं। तो 10⁻−12 क्या हो गया सर, पिको हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को अब नहीं भूलेंगे। कहीं भी अब टेरा या पिक को पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल, बस थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो ये आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण डैश होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका कोई ब्लॉक है। क्या है सर, कोई ब्लॉक है। ठीक है सर। आप क्या कह रहे हैं सर कि आप इधर से बल लगा रहे हैं इस पे ताकि ये ब्लॉक खिसक के कहाँ चला जाए, ये कुछ दूर चला जाए। लेकिन आपका जो दोस्त है वो आपके डायरेक्शन के विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। क्यों भाई, तो आपको मालूम है कि बल कौन सा राशि है, सदिश हवा की अदिश। तो आप कहेंगे सर सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि। तो आप बल लगा रहे हैं कि इधर चला जाए वस्तु, हेने चल जाए। लेकिन आपका जो दोस्त है वो क्या चाह रहा है सर कि ना ये इधरे चला है। मतलब क्या कि विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। तो मेरे भाई विपरीत दिशा में ऐसे बल लगाइए और फिर उधर से कोई लगा देगा तो ये हो गया आपका विपरीत दिशा जब आप इधर जाना चाह रहे हैं तब। लेकिन आप कहेंगे कि सर अगर हम नीचे खींच रहे हैं और ऊपर से कोई लगा रहा है तो यहाँ भी तो प्रतिरक्षा बल क्या हो रहा है सर, विपरीत दिशा में लग रहा है। तो मेरे भाई जहाँ भी आपको क्वेश्चन में ये चीज़ मिले कि प्रतिरक्षा बल विपरीत दिशा में लग रहा है, प्रतिरक्षा बल क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, आप बताओ कि सीधी रेखा पर बना हुआ कोण कितना डिग्री का होता है। मैथ में पारंगत हो जल्दी से बताओ। आप सभी कहेंगे सर 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी एक साथ कहेंगे 180 डिग्री। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक डैश के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था। तो आप ध्यान में रखेंगे बस। क्या सर, तो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, NH3 और CH4 जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं।
तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में ये सारे गैस क्या थे सर, मौजूद थे। तो इसको आप एक दो बार अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सैद्धांतिक होते हैं, जिसको आपको याद रखना ही होगा। तो आप कहेंगे सर तब तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जी हाँ सर, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 11 आपसे पूछा जा रहा है कि एक 800 केजी की कार 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल डैश होगा। आप सभी कहेंगे कि सर ये बनेगा कैसे, तो एकदम आसान वे में बनेगा। आप कहेंगे कैसे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आपका कार है उस कार का मास कितना है सर। तो इस कार का मास है 800 केजी, 800 केजी। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कार जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि इस स्पीड में जैसे ही ये चलना शुरू करता है या चल रहा है तब ये ब्रेक लगा देता है। बहुत बड़ा झटका लगता है यात्री को। जैसे ही ब्रेक लगा देता है तो ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद ये कार आपका क्या हो जाता है सर, यहाँ आके रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। ध्यान से समझना मेरे भाई, फिर लाइफ टाइम कभी इस टाइप के सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई कार है जिसका द्रव्यमान 800 केजी है और जो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और अचानक से ब्रेक लगाता है तो 5 सेकंड बाद वो कार क्या होती है, रुक जाती है। 5 सेकंड बाद क्या होती है, कार रुक जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो ब्रेक लगाया तो इस ब्रेक के द्वारा उस कार के पहिए पर कितना बल लगाया गया कि आपका जो कार है वो रुक गया। आप कहेंगे सर कैसे निकलेगा। तो मेरे भाई आप ये बताओ कि आप बल के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ते हो। तो आप कहते हो सर F = ma पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, F = ma। m क्या है, तो वस्तु का द्रव्यमान होता है। a क्या है सर, तो वस्तु का त्वरण है। मेरे भाई आपके कार का द्रव्यमान दिया हुआ है 800 केजी, लेकिन कार का त्वरण नहीं दिया हुआ है। तो पहले त्वरण निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो हम सभी को मालूम है a = v - u/t होता है। आप कहेंगे यहाँ पे तो अंतिम वेग कुछ दिया ही नहीं है। अरे भाई बात दे दिया है। जब कार रुक जाता है इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेग 0 हो जाएगा। जब तक किसी वस्तु का वेग 0 न होगा तब तक कोई चीज़ रुकेगा। आप कहेंगे सर नहीं रुकेगा, मतलब ये हुआ कि इसका अंतिम वेग क्या है, 0 है सर। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर तब तो v = हम 0 लिख सकते हैं। एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि प्रारंभिक वेग कैसे निकालेंगे सर। तो ध्यान में रखिएगा, कोनो ई क्वेश्चन के लिए नहीं, जितना भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा जिसमें भी ब्रेक लगाने वाली बात होगी तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या गाड़ी घोड़ा कुछ भी रहेगा, ब्रेक अप्लाई करने से पहले जो उसकी स्पीड है वो स्पीड क्या होगी सर, उसकी प्रारंभिक वेग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रारंभिक वेग कहलाएगी। तो मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और तब ब्रेक लगाया जा रहा है, मतलब ब्रेक लगाने से पहले कार की स्पीड कितनी थी। तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या बताया आपको कि ब्रेक लगाने से पहले जो कार की वेग होगी, व्यक्ति की वेग होगी, वस्तु की वेग होगी, वो क्या होगी, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। तो u कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे सर ई तब किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं तो कोनो भारी बात है। 90 को 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 × 5 = 90, 5 × 25, मतलब आप कह सकते हैं कि कार का प्रारंभिक वेग कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। देखिए कार रुकने में कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकेंड। तो आपको v भी मालूम है, u भी मालूम है, t भी मालूम है, तो त्वरण न निकाल लीजिएगा, बिल्कुल निकाल लीजिएगा। a = क्या हो जाएगा, तो आपका v कितना है सर, 0 - u, तो 90। u 90 कैसे हो जाएगा सर, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिए तो 25, और टाइम कितना है 5, तो -25/5, 5 × 25 हो गया। मतलब जो त्वरण हो गया सर आपका क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो ये माइनस है ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि वस्तु के वेग में क्या हुई है सर,
कमी हुई है। और ध्यान में आपको ये रखना है कि ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि वस्तु की वेग जो है वो कम हो गई है। इस माइनस साइन को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे सीधे क्या कहेंगे कि सरकार का जो त्वरण है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रेक द्वारा उस कार के पहिए पे कितना बल लगाया जाएगा। बल के लिए फार्मूला लिखें F = ma, तो बस कार का द्रव्यमान कितना है 800, आपका त्वरण कितना आया है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 800 के 5 से गुना कर दीजिए। आप कहिएगा सर 4000 न्यूटन। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया था। और हाँ, इस चीज़ को आप माइंड से निकाल दीजिएगा कि एक आध दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो वो अच्छा है, ताकि आपका मेमोरी पावर बना हुआ रहे। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में क्रियात्मक या कार्यात्मक समूह है। यहाँ पे क्रियात्मक होना चाहिए, क्योंकि क्रियात्मक का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है। तो भाई कीटोन का है, CO, मैंने पीछे के वीडियो में भी बताया था। तो आप कहेंगे कि सर इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है आपका। और हाँ, ध्यान में रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड भी है तो हम लोग क्या कहते हैं COOH। और जो आपका एल्डिहाइड है इसके लिए हम लोग CHO लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। और जो आपका अल्कोहल है इसके लिए हम लोग OH लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल के लिए हम लोग OH ही ना लिखते हैं। तो आप कहेंगे कि सर तब तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ऑब्वियसली सही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न कहीं भी दिखेगा या इसके आसपास से भी आपको कोई सवाल दिख जाएगा, उसका जवाब आसानी से दे लेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।